सदावत्सले मातरम हूँ मैं। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिंदुओं को भारत में रूट मार्च भी नहीं मिल सकता। अगर वो अपनी शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, कोई पथ संचलन करना चाहते हैं, किसी प्रकार का उनका धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है या कोई संचलन चलता है, तो उसके लिए आज हमारे देश में कई एक राज्य ऐसे हो चुके हैं जो कि आप रास्ता देने को तैयार नहीं हैं। क्या आर्गूमेंट है साहब? वहाँ पर पीएफआई का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर मुस्लिम समाज ज़्यादा रहता है, वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर इमामबाड़ा है, या फिर वहाँ पर ईदगाह बनी हुई है, या फिर वहाँ एक मदरसा है, और वो मदरसे के बगल से अगर हिंदू निकलेगा तो वहाँ दंगा होने की संभावना है, वहाँ उनके ऊपर पत्थर चलने की संभावना है। यानी कि राज्य सरकारें अब सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। राज्य सरकारें अब ऐसे बहाने मारने लगी हैं कि जैसे उनको राज्य चलाने का कब अनुभव नहीं बचा या वो राज्य नहीं चला सकते। आप सोच कर देखो कि अगर कोई ये कहे कि साहब राज्य का मुख्यमंत्री मैं हूँ, राज्य में सरकार हमारी है, लेकिन हम मुस्लिम क्षेत्रों पर आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और मुस्लिम क्षेत्रों से निकलोगे तो साहब मुसलमान भड़क जाएगा, क्योंकि आप हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते आप वहाँ से निकलेंगे तो वो क्षेत्र में नहीं जा सकते। आपको याद होगा, मैंने अभी पीछे 2-3 दिन पहले भी एक चैनल पर एक AIMIM के प्रवक्ता बैठे हुए थे जो रामनवमी की यात्रा को लेकर कह रहे थे कि साहब आप हमारे घर में घुसेंगे, हमारे घर में आप नारे लगाएंगे, हमारे घर में आप तलवारें दिखाएंगे, तो क्या फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ से रामनवमी की यात्रा सही साट निकलेगी? उनके घर से मतलब उनका था, मैंने उनसे कहा था कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर जिस मोहल्ले में मुसलमान रहता है वो मोहल्ला अब हिंदुओं का नहीं बचा, वो क्या पाकिस्तान के कंसिडरेशन में आ गया है? क्या वहाँ पर शासन पाकिस्तान देगा, वहाँ पर सिक्योरिटी पाकिस्तान देगा? और अगर वहाँ से हिंदू अपनी यात्रा निकालेंगे जो सदियों से निकलती आई हैं, तो फिर आप ये कहेंगे कि हमारे घर में घुस गए हैं, इसका मतलब वो गली, वो मोहल्ला, वो एरिया, वो सब आप अपना घर मानने लगे हैं, आप उसको पाकिस्तान मानने लगे हैं। क्या ऐसा? मैंने कहा, वो बोले कि इससे प्रोवोकेशन होता है, मुसलमान जो है वो उससे प्रोवोकेट होता है, और प्रोवोकेट होता है तो फिर वो कुछ ना कुछ करता है। मैंने उनसे कहा कि आप 5 बार दिन में नमाज़ पढ़ते हैं और उस वो अजान में आप अल्लाह अकबर कहते हैं, और अल्लाह अकबर जब आप 5-5 बार कहते हैं तो हमें भी प्रोवोक होता है, क्योंकि भारत में कोई विदेशी कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता। और भारत में विदेशी कॉन्सेप्ट आप लगातार कहते हैं, आप अपने मन में कहिए, अपने घर में कहिए, अपने अंदर कहिए, आप कहते हैं तो हमें भी प्रोवोक होता है, हमें भी लगता है कि भाई ये कौन सा फार्मूला ले आए हैं। हमारे देवी देवताओं को जिनको हम पूजते आए हैं, जिनको सदियों से इनके पूर्वज भी पूजते आए होंगे, और उनके पूर्वज जो समान पूर्वजों की संतान हैं वो पूजते आए होंगे, वो उनको डीरिकॉग्नाइज कर रहे हैं और सिर्फ ये बताते हैं कि वो अरब में एक सज्जन पैदा हुए थे और वो ही सब कुछ सही बता गए, बाकी सब दुनिया झूठ बोल रही है। इसलिए वो अगर अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह मानिए, वो अगर पैगंबर कहते हैं तो पैगंबर मानिए, वो अगर ऊपर किसी को मानते हैं तो वो मानिए, और वही फाइनल कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगती है, जब मुझे लगती है तो फिर मैं प्रोवोक तो नहीं होता, मुझे लगती है तो मैं जाता हूँ और एक FIR दर्ज करवाता हूँ, कहता हूँ कि ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, या ये हमको इनकरेज कर रहे हैं, या हमको ये कहीं ना कहीं पिंच कर रहे हैं। हम तो ये करते हैं, और जनरली हिंदू समाज वो भी नहीं करता। वो तो ये कहता है कि भाई ये कह रहे हैं, ये इनका इनके साथ, हमारा हमारे साथ, हम अपने धर्म से नहीं हटे। जब मुसलमानों का शासन भारत में हुआ और तलवारों पर कन्वर्ट करवाया गया तब हमने वो स्वीकार नहीं किया, तो अब हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आज तो वैसी परिस्थिति नहीं है। आप सोच कर देखो, इस तरह के आर्गूमेंट होते हैं। अब सरकारें भी वैसा आर्गूमेंट करने लगीं। अब अभी आपने पीछे देखा कि बंगाल में भी सरकार ने वही आर्गूमेंट किया कि आप उन रास्तों से निकल क्यों रहे थे। 2-3 वर्ष पहले बंगाल में तो दुर्गा पूजा और कोई दूसरा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी दूसरे समाज का कुछ आ गया तो दुर्गा पूजा पर ममता बनर्जी ने बैन लगा दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने कहा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तुम्हारा काम है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री क्यों हो, सरकार क्यों हो, तब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। वैसा ही एक प्रकरण तमिलनाडु में आया। तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना सन 1925 में हुई भारत में, और 1925 से लगातार एक प्रक्रिया चलती है। जब अंग्रेजी शासन था तब भी, और जब स्वतंत्र हुआ तब भी, अंग्रेजी शासन के दौरान भी पथ संचलन का काम चलता था। पथ संचलन से मतलब होता है कि जो स्वयंसेवक अपना पूरा गणवेश धारण करके एक समता के उद्देश्य से, एक समता के साथ
क्षेत्रों से घूमकर वो अपने गंतव्य पर आते हैं जहाँ पर उनका कार्यक्रम होता है और वहाँ पर कोई बौद्धिक होता है। ये परंपराएं आज से नहीं पड़ी हैं, ये लगभग पिछले 95 वर्ष से, मैं ये 100 वर्ष होने जा रहे हैं, मैं कहूँ कि 100 वर्षों से ये चल रहा है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रोज शाखा लगती है, उस शाखा में व्यायाम होता है, उस शाखा में बौद्धिक होता है, उस शाखा में खेल होते हैं, उसमें समता सिखाई जाती है। समता से मतलब है एक रूपता। अब यही बात अगर मिलिट्री से कह दी जाए और ये कहा जाए कि नहीं आप रूट मार्च नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम एरिया से आप कैसे निकल जाएंगे, हिंदुस्तान में मुस्लिम एरिया में कैसे घुस जाएंगे? क्योंकि आप जाति से हिंदू हैं। तो ये बात स्वीकार नहीं होती। हुआ क्या, तमिलनाडु में ये यात्रा निकालने के लिए आजकल जो चला है वो ये है कि सरकार से अनुमति लीजिए या फिर सरकार को सूचित करिए। मैं दोनों बातों में फ़र्क बताता हूँ। सरकार से अनुमति वहाँ लेनी पड़ती है जहाँ पर आप नई यात्रा निकालते हैं, कुछ नया करने जा रहे होते हैं, तो उस रूट को सैंक्शन लेना पड़ता है। और सरकार को सूचना उन मामलों में देनी पड़ती है जो आपका कल्चरल कार्यक्रम होता है या फिर जो आपका लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है और वो तब से चल रहा है जब सरकारें नहीं थी, यानी कि जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था तब भी रामनवमी की यात्रा निकलती थी, तब भी राम बारात निकलती थी, तब भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा निकलती थी और तब भी गुरु रविदास की यात्रा निकलती थी, तब भी जवारे निकलते थे, तब भी गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर यात्राएं होती थी, तब भी सुबह के समय पर सिखों की यात्राएं होती थी। ये तमाम तरह की जाति पंथी यात्राएं भारत में होती रही हैं। वो धार्मिक आधार पर कैसे करते हैं, तब भी बारातें हमारी आपकी भी निकलती थी और तब भी बैंड बाजे बजते थे। लेकिन आज उसकी अनुमति ली जाए। सपोज मेरी शादी है, मैं बारात लेकर जाना चाहता हूं तो सरकार से अनुमति लूं। ऐसी अनुमति की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि ये सदियों से परंपरागत रूप से भारत में चलता चला आया। इसलिए जब यह आपकी सदियों से कोई कार्यक्रम चलता है या लंबे समय से चलता है या चल रहा है तो फिर ऐसी परिस्थिति में पुलिस को सिर्फ सूचना देनी होती है कि फला फला तारीख को उक्त समय पर यह हमने तय किया है और ऐसे हम इस रास्ते से यात्रा लेकर जाने वाले हैं, ताकि आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चौक चौबंद कर लें। और जहां पर नए सिरे से कुछ काम करना शुरू होता है वहां पर अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से देश में इस तरह के पथ संचलन के कार्यक्रम करता है। क्यों? क्योंकि वो पथ संचलन का तमाम ओकेशंस पर जो 6 उत्सव होते हैं, उन उत्सवों के अवसर पर या फिर बाकी के जो उत्सव देश के होते हैं या फिर और कोई कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा पदाधिकारी आ रहा होता है, पूजनीय सरसंघ चालक जी, सरकारवा का कोई प्रवास होता है, तो फिर उस जिले में, उस प्रांत में या उस विभाग में स्वयंसेवक अपने शाखा स्थल से एक जगह इकट्ठे होकर कार्यक्रम स्थल तक जाते हैं और उस कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए उस संचलन को, वो व्यवस्थित संचलन होता है, उस संचलन को पथ संचलन कहते हैं। ऐसे ही कोई कार्यक्रम होता है तो ये होता है कि साहब पथ संचलन करके थोड़ा सा मोहल्ले बस्ती में घूमकर वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर कोई कार्यक्रम रखा जाएगा, या फिर पथ संचलन का बच्चों का कार्यक्रम, बड़ों का कार्यक्रम, ऐसा चलता है। वर्ष प्रतिपदा के बाद ऐसे कार्यक्रम होना स्वाभाविक है। अब ऐसी परिस्थिति में तमिलनाडु सरकार को अगर सूचित किया जाए कि हमने रूट पकड़ा है और ये हमने तय किया है, आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए, तमिलनाडु सरकार उनको मना कर दे और ये कहे कि तुम ये नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि साहब वहाँ पर मुस्लिम बस्ती बगल में पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए आप एक काम करिए, आप अपने ग्राउंड में निकाल लीजिए। आप बाहर खेलने नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर यात्रा नहीं कर सकते, आप ग्राउंड में कर लीजिए। तमिलनाडु सरकार के इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने अलाउ कर दिया और कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये सदियों से यात्राएं निकलती आई हैं, इनको आप बैन कैसे कर सकते हैं इस आधार पर कि वहाँ मुस्लिम रहते हैं। तमिलनाडु सरकार की इस जो आदेश आया, इस आदेश को तमिलनाडु सरकार ने को हाईकोर्ट का आदेश आया, उस आदेश को तमिलनाडु सरकार ने माना नहीं इस बात को लेकर और सैंक्शन नहीं दिया। इस बात को लेकर वो कार्यकर्ता फिर से हाईकोर्ट गए कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर। जब कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर गए तो कंटेम्प्ट पिटीशन को सुनते समय सिंगल जज ने अपने पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया और कहा अगर तमिलनाडु सरकार ऐसा नहीं, आपको तमिलनाडु सरकार नहीं दे सकती तो एक काम करिए कि आप वहाँ स्लोगन नहीं लगाएंगे, आप गणवेश जो पूरा होता है उसमें पदवेश होता है, यानी कि
पैरों पर जूते मोजे होते हैं, पैंट पहना जाता है, शर्ट पहनी जाती है, बेल्ट लगाई जाती है, जेब में रूमाल रखा जाता है, सफ़ेद शर्ट कॉलरदार और पूरी आस्तीन की होती है जिसको फोल्ड किया जाता है, और सिर पर एक टोपी होती है। ये गणवेश, इस गणवेश को गणवेश कहते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि पूर्ण गणवेश, तो उसमें दंड भी आता है, और वो दंड आज से नहीं है, वो दंड 100 वर्ष से है। तो दंड लेकर, दंड उसका हिस्सा है। अब आप सोचो, लाठी या दंड, क्या ये हथियार है? हमारे यहाँ तो बड़े बुजुर्ग गांव में आज भी बिना दंड के चलते नहीं, बिना लाठी के चलते नहीं। घर में लाठी कोने में टिकी रहती है, ये कोई काम हो ना हो लेकिन लाठी रहती है। हमारे यहाँ यात्राएं करने वाले लोग, हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी भले ही छोटा सा रूल लेकर चले, लेकिन एक डंडा लाठी लेकर चलते हैं। ये हमारी परंपराओं में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने डाला हो ऐसा नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो वो लाठी लेकर जाते थे। ये स्वाभाविक है, हमारा कृषि प्रधान देश है, और हमारा कोई भी कृषि करने वाला व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत में जिसने जन्म लिया है, उसका गहना है लाठी, वो लेकर चलता है। तो लाठी लेकर चलना, जिसको दंड कहते हैं, वो दंड लेकर आदेश कर दिया गया, दंड लेकर नहीं जाओगे, वहाँ स्लोगन नहीं लगाओगे, वहाँ गीत नहीं गाओगे, भारतीय गीत वहाँ पर नहीं गाओगे, आप इंडोर कर लीजिए, किसी मैदान में कर लीजिए, रोड पर नहीं निकलोगे। ये 11 कंडीशनें लगा दी हाई कोर्ट ने, जिस समय कंटेम्प्ट पिटीशन गई। इस बात को लेकर कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट में, या फिर सॉरी, इस बात को लेकर 2 जजों की बेंच में गया, दोबारा रिव्यू पिटीशन पड़ी। 2 जजों की बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश को खत्म कर दिया, और सिंगल जज के उस आदेश को, मतलब जो कंटेम्प्ट वाले आदेश में मॉडिफिकेशन किया था, उसको खत्म कर दिया, और स्वतंत्रता पूर्वक कहा कि जैसे आप यात्राएं निकालते आए हैं वैसे आप यात्रा निकाल सकते हैं। ये तमिलनाडु सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तमिलनाडु सरकार के पास अगर कुछ इनपुट है तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रिजॉल्व करें, उसको न्यूट्रलाइज करें। अगर आपके पास इनपुट है फिर भी आप न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहते तो फिर इसका मतलब है आप आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने वो सिंगल जज का जो मॉडिफाइड ऑर्डर था उसको खत्म कर दिया। इसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने 3 दिन सुनवाई करी। अब जो तमिलनाडु सरकार का आर्गूमेंट है वो ये है कि साहब कोई बात हो जाए, घटना हो जाए तो जिम्मेवारी हमारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनती है, या फिर वहाँ पर साहब पीएफआई का गढ़ रहा है, वही बातें, पीएफआई का गढ़ वहाँ पर रहा है, वहाँ तमाम तरह के मुस्लिम संगठन काम करते हैं, वहाँ पर मस्जिदें हैं, वहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, वो रास्ते में पड़ता है। चूँकि इसलिए हमने पथ संचलन बंद कर दिया, क्योंकि ये जो जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं मुस्लिम बस्ती पड़ती है वहाँ पर, और ये मुस्लिम बस्ती से निकलते हैं, तो वहाँ पर इनके ऊपर पत्थर चल सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं कि वो ठीक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता वहाँ मुकदमा लड़ने गए थे, उनकी तरफ से महेश जेठमलानी साहब उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि देखिए, आर्टिकल 19(1)(b ये फंडामेंटल राइट है, हमारा राइट टू एसोसिएशन फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट को रोका नहीं जा सकता। अगर आपके पास इनपुट्स हैं, अगर आपके पास सूचनाएं हैं, तो आप न्यूट्रलाइज करिए ना। वहाँ पर आपके पास सूचनाएं, ये तो अच्छी बात है कि वहाँ पर आतंकवादी रहते हैं तो आप उनको न्यूट्रलाइज करिए। आपके पास सूचना है कि वहाँ पर राष्ट्र विरोधी लोग रहते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करिए। आपके पास सूचना है कि वहाँ लोग पत्थर मस्जिदों पर रखे बैठे हैं तो आप उनकी मस्जिदों से पत्थर हटवाइए। ये तो आपका काम है ना। आप ये इस प्ली को आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब हम कर नहीं सकते? इसका मतलब है कि तमिलनाडु सरकार सक्षम नहीं है, तमिलनाडु सरकार ये कर नहीं सकती। तमिलनाडु सरकार फिर क्यों सरकार है? सामने से आया कि साहब राष्ट्रपति भवन पर आप पथ संचलन करेंगे, इंडिया गेट पर सब पथ संचलन करेंगे, ये एब्सोल्यूट राइट कैसे हो सकता है? राम जेठमलानी महेश जेठमलानी साहब ने सामने कहा, मैं बता दूं कि मुकुल रोहतगी साहब जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल रहे मोदी सरकार में, वो खड़े हुए थे तमिलनाडु सरकार की तरफ से, और वो मुसलमानों का पक्ष लेते हुए कि साहब वो मुस्लिम एरिया है, वहाँ पर ये नुकसान हो जाएगा और इनके भले की बात बता रहे हैं कि आप वहाँ मत जाओ। जेठमलानी साहब ने उसमें अपना आर्गूमेंट करते हुए साफ कहा कि देखिए, ये आपके पास इनपुट्स हैं तो ये करिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रोहतगी से जो पूछा, उन्होंने कहा ये बताइए कि क्या सिंगल बेंच अपने ऑर्डर को कंटेम्प्ट पिटीशन में मॉडिफाई कर सकता है? ये टेक्निकल ग्राउंड है। क्या कंटेम्प्ट पिटीशन आ जाए तो कंटेम्प्ट पिटीशन में वो मॉडिफाई कर सकता है क्या?
तो मुकुल रोहतगी साहब ने कहा कि नहीं साहब, ये टेक्निकल ग्राउंड है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले पथ संचलन वाली चर्चा कर लें। फिर उन्होंने कहा नहीं, बात तो ठीक है, जो सिंगल जज का ऑर्डर था वो भी हमने चैलेंज किया हुआ है, उसी समय चैलेंज किया हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको बदल सकता है जो ऑर्डर है, और 2 जजों की बेंच ने उसको मॉडिफाई किया, वो कर सकते हैं वहाँ पर लेटेस्ट पिटीशन में। लेकिन सिंगल जज कंटेम्प्ट पिटीशन सुन रहा हो और अपने प्रीवियस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो सेकंड ऑर्डर कंडीशंस का था वो ऑर्डर ही फंडामेंटली वॉइस था, वो वॉइड था, वो फंडामेंटली ऐसा ऑर्डर कर ही नहीं सकता, क्योंकि सिंपल फार्मूला है, अगर आपने एक बार जजमेंट कर दिया तो उस जजमेंट को कोर्ट केवल क्लरिकल मिस्टेक को छोड़कर किसी भी प्रकार से मॉडिफाई नहीं कर सकती। वो अगली अदालत में ही जाएगा, या फिर रिव्यू पिटीशन में आए, या फिर क्यूरेटिव पिटीशन में, जो भी पिटीशन जाए। लेकिन सिंगल जज के दूसरे केस में, कंटेम्प्ट का केस चल रहा था, कंटेम्प्ट का केस सुनते समय वो जो अपना पुराना ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करने का अधिकार नहीं है, उसको तो डबल बेंच में ही जाना था। डबल बेंच ने वैसा किया भी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की सुनवाई करने के बाद 27 मार्च को वो रख लिया था। आज सुबह सुबह सिटिंग में और अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने साफ कहा कि तमिलनाडु सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। आप भारत में किसी को संचलन करने से भी रोक देंगे। आप भारत में इस आधार पर नहीं रोक सकते कि वहाँ मुसलमान रहते हैं। आप इस आधार पर नहीं रोक सकते कि वहाँ पर कोई जाति पंथ संप्रदाय विशेष रहता है। आप इस आधार पर नहीं रोक सकते कि वहाँ आतंकवादियों का गढ़ रहा है। अरे भाई, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करे। और अगर आपको पास इनपुट है कि वहाँ पर गड़बड़ लोग रहते हैं तो उनको पकड़ते क्यों नहीं, उनको सुधारते क्यों नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं करते, उनको सजा क्यों नहीं दिलवाते। ये तो आपका काम है। आप सजा दिलवाने की बजाय ये कह रहे हो कि आप ही उधर नहीं जाओ, ये भारत में स्वीकार्य नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा आरएसएस का पथ संचलन का कार्यक्रम कोई अवैधानिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए उसको नहीं रोका जा सकता जब तक कि कोई बड़ा आपके पास ग्राउंड ना हो। और आप ये कह देंगे वो अंदर ही करें, आप ये कह देंगे नहीं अंदर ही घुमाइए, आप ये कह देंगे नहीं घर में बैठकर घुमाइए, आप ये कह देंगे नहीं वर्चुअल कर लीजिए, ये तो ठीक नहीं। महेश जेठमलानी साहब ने यह भी कहा कि पैंथर्स पार्टी का उसी रूट से प्रोसेशन निकला था, आपने मना नहीं किया। डीएमके ने उसी रूट से अपना संचलन किया था, आपने मना नहीं किया। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस आधार पर क्यों मना कर रहे हैं कि वहाँ मुसलमान रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीचे वाले सिंगल जज के ऑर्डर को, जो मॉडिफाइड ऑर्डर था, उसको अपास्त कर दिया। 2 जजों की बेंच का जो ऑर्डर था उसको स्वीकार किया। उसमें कहा इसमें कोई इंटरवेंशन करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है, क्योंकि भारत में इस प्रकार की यात्राएं निकालना भारत की परंपराओं में है, इसलिए इस यात्रा को रोका नहीं जा सकता। हाँ, उन्होंने ये तो ओरल कमेंट रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ये जो 2 जजों की बेंच का ऑर्डर है उसको इंटरवीन नहीं किया जा सकता, मुझे कोई ग्राउंड नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।